हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड PGT कॉमर्स की। तो गाइस, हम लोगों ने इसे प्रीवियस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो एंटायर यूनिट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये हमारी दो यूनिट हैं, हमारी दो अलग अलग यूनिट हैं। एक अकाउंटिंग है और एक आपकी ऑडिटिंग है। लेकिन एज पर द सिलेबस अगर हम देखें तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों यूनिट को मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग है उसको आप सेपरेट यूनिट की तरह स्टडी करोगे और जो ऑडिटिंग है उसको आप सेपरेट यूनिट की तरह स्टडी करोगे, राइट। सो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में इससे रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोग को भी इससे रिलेटेड वीडियो मिल सकें और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ओके, सो यूनिट का नाम है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड PGT कॉमर्स के लिए। तो हमारी जो ऑडिटिंग वाली यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, वो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग वाली यूनिट है वो आपकी PGT कॉमर्स और UGC नेट कॉमर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ द वेटेज यूनिट। इसकी जो वेटेज है वो आपकी ज़्यादा है। इसमें से अकाउंटिंग में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ कॉमर्स में आएंगे, जैसे पार्टनरशिप अकाउंटिंग है वो सिर्फ कॉमर्स में आता है। और जैसे कि हमारा कॉरपोरेट अकाउंटिंग है वो भी आपका कॉमर्स में ही आएगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ओनली फॉर कॉमर्स हैं एंड कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपका कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, कौन सा टॉपिक मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट के लिए, कौन सा टॉपिक आपके दोनों के लिए है। ओके, सो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। यूनिट है हमारी अकाउंटिंग। तो ठीक है, तो पहले हम एक बार सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है। ठीक है, यूनिट का नाम है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट 2। अच्छा, जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट वाले की फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दो यूनिट को मिला के है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, तो उनकी 1.5 यूनिट वहाँ पर कवर हो जाएगी एंड हाफ यूनिट उनकी अकाउंटिंग की यहाँ पर कवर होने वाली है, राइट। तो मैनेजमेंट की 2 यूनिट और कॉमर्स की 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। यहाँ से हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी आपको ऐड करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, रोल क्या होते हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें एज पर द सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन कई बार उसमें से क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। अकाउंटिंग, बेसिक बुक कीपिंग वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड कई बार आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप अकाउंट। ये आपका जो आप 12th में आपने पढ़ा था पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है इसमें आएगा, इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, इसमें से थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। इसमें से आपका जो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते थे, आप गुडविल कैलकुलेट करते थे, आपकी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, वो सारी आपकी यहाँ पर कवर होने वाली है। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि भाई इसमें रेशो नहीं लिखा था, इसमें गुडविल कैलकुलेशन नहीं लिखा था। तो यहाँ पर जब उसने बोल दिया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये अलग अलग टॉपिक हैं। एडमिशन अलग टॉपिक है, रिटायरमेंट अलग टॉपिक है, डेथ अलग टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग चीजें हैं। और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर हमारा जो पार्टनर्स हैं वो कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होगा, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इस सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे? यहाँ पर डिसोल्यूशन के केस में भी आपको देखना है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टनर ये कहता है भैया मैं छोड़ के जा रहा हूँ,
या मैं आपके साथ आगे कैरी नहीं करना चाहता, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? भैया आप पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दोगे या कैरी ऑन रखोगे? या सारे पार्टनर ये कहते हैं कि भैया एक काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, ठीक है। ये पूरा जो 12th वाली जो पूरी एक बुक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, वो सारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर क्या होते हैं, टाइप ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, ठीक है। इशू, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और चाहे कहीं से क्वेश्चन मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपका जो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना, उसका आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और उसमें से आपके जो कंपनी के फीचर्स हैं, उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई आपका जो कंपनी है उसमें कुछ अमेंडमेंट बताऊंगा मैं आपको कि भाई अभी कुछ डेफिनेशन चेंज हुई है 15 सितंबर के बाद, कि भाई पहले डेफिनेशन ये थी लेकिन आफ्टर 15 सितंबर 2022 उसकी डेफिनेशन जो चेंज हो गई, तो वो मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो मैं आपको करंट अफेयर आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके लिक्विडेशन होती है कंपनी की, कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है आपका? एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इसमें से थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल आपका नहीं आता। अगर प्रैक्टिकल आएगा तो आपका इशू, फॉर फीचर एंड री इशू, उसमें से आपका आएगा फॉर फीचर, और री इशू में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इशू वाले में से क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। और अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इसमें से आपकी थ्योरी आती है। तो जितना भी आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो आपका सारा यहाँ पर कवर होने वाला है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी अकाउंट, इसमें आपका होल्डिंग और सब्सिडरी अकाउंट आ जाएगा कि भैया होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, किसको आप होल्डिंग मानोगे, किसको आप सब्सिडरी मानोगे, इसमें से थ्योरी आपकी ज़्यादातर आती है। और इसमें कंसोलिडेट अकाउंट कैसे बनेंगे, जैसे मतलब होल्डिंग कंपनी है, ये आपका जो है सब्सिडरी कंपनी है, इनके जो अकाउंट्स की प्रिपरेशन है वो कैसे होगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 12th वाली अकाउंट्स है वो सारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग यहाँ आ गई, आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपकी यहाँ आ गई, कंपनी की लिक्विडेशन, और ये जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा। होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जेआईटी, ठीक है, जस्ट इन टाइम, ठीक है। इसमें से कुछ थ्योरी है, कुछ आपका प्रैक्टिकल है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें से प्रैक्टिकल आएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें से प्रैक्टिकल आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें से प्रैक्टिकल आएगा, बजटरी में से थ्योरी आती है, प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें से थ्योरी आती है आपके। ये सारे बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरी के हैं, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जेआईटी, ये सारे आपके थ्योरी वाले पोर्शन है। इसमें से प्रैक्टिकल अगर आएगा तो इसमें से आता है जैसे सीवीपी एनालिसिस है, ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, पीवी रेशो कैलकुलेट करना, ये आपका आता ही आता है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। इसके बाद है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारा आपका जो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें से कैश फ्लो से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, फंड फ्लो या कैश फ्लो इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, रेशो में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, थ्योरी चाहे प्रैक्टिकल। कई बार आपको रेशो कैलकुलेट करने के लिए दे देता है, कई बार आपको क्या करता है, जैसे मान लो एक आपको बैलेंस शीट का सिनेरियो दे दिया आपको, और उसमें कई सारी रेशो कैलकुलेट करने के लिए दे दी। जैसे अब आपका क्या है, लास्ट में आपका जो क्वेश्चन आता है, लास्ट में आपके 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे कोई अनसीन पैसेज दे दिया, उससे रिलेटेड आपके 5-5 क्वेश्चन दे दिए, राइट। सो वो अनसीन पैसेज ऐसा नहीं रहता है आपका जैसे पेपर 1 में रहता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से रिलेटेड मिल जाती हैं। यहाँ पे क्या है, इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ केस स्टडी काइंड ऑफ, ठीक है। उसमें क्या कर दे, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देना होगा तो उसमें से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको, और बोलेगा कि जैसे बैलेंस शीट दे दिया आपको, बैलेंस शीट के नीचे फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया इसकी वर्किंग कैपिटल निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया करंट रेशो निकालो, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया क्विक रेशो निकालो, उसके बाद दे दिया स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालो या डेट एंड टर्नओवर रेशो निकालो। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन वो बना के दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। एक रेशो एनालिसिस में से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म मिलना है, चाहे वो थ्योरी दे चाहे वो प्रैक्टिकल दे। कई बार ऐसा करता है वो फॉर्मूले दे देगा, एक तरफ रेशो दे देगा और उनको बोलेगा कि मैचिंग करो। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको दे देता है, ठीक है। और फंड फ्लो और कैश फ्लो में से अगर आएगा तो कई बार वो क्या करता है, कई बार आपको बोलेगा कि या तो कुछ आइटम दे देगा, आपको बोल देगा कि भाई इनमें मैचिंग करो और बताओ कौन सा आपका कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में। या कई बार क्या करता है, कुछ आइटम देगा आपको और बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम
आर नॉट कंसिडर इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑप्शन में देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट टू ओनली, सेकंड फिफ्थ ओनली, इस तरीके के आपको ऑप्शन देगा। तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, कौन से आइटम आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, और कौन कौन से आइटम आपके जो है वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। तो आपको ये चीज़ जो थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि भाई कौन कौन से आइटम आपके कौन सी एक्टिविटी में आपके कंसीडर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, दीज आर द प्योरली थ्योरी टॉपिक। ठीक है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, एक होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं आपको। देखो इससे पहले ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके बाद में ऐड हुए हैं, उससे पहले जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते थे फॉरेन वाले चलते थे। ठीक है, तो आपको वो भी देखने हैं और ये भी देखने हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन वाले भी आपको कुछ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताऊंगा कि दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो सारा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन आपका मैनेजमेंट में भी है यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका मैनेजमेंट में नहीं है, ये सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, और ये वाला पोर्शन आपका जो वो कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों के लिए है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों के लिए है। जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये सारा पोर्शन आपका जो वो इसमें यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए कवर होगा। अगर इससे पहले का पोर्शन देखें तो ये वाला पोर्शन कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों के लिए है, और इसमें आपका बाकी ये वाला पोर्शन सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो इसमें बेसिक अकाउंटिंग, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और जो बेसिक अकाउंटिंग है आपके, वो सारी आपकी कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों के लिए है। और पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट अकाउंट, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सिर्फ आपका कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो इसमें सिलेबस में कुछ डिफरेंसेस हैं आपका, यही डिफरेंस है कॉमर्स और मैनेजमेंट में। ठीक है, और ये पीजीटी कॉमर्स में आपका एज इट इज ये सिलेबस आता है आपका, ये सारा टॉपिक आपका पीजीटी कॉमर्स में आपको एज इट इज मिलने वाला है। ठीक है, सिलेबस का ओवरव्यू हो गया है आपको कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, कौन कौन सी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसमें आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग कवर करनी है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करनी है, आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कवर करनी है, और ये सारा आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये बजटरी कंट्रोल और ये आपका ये जो है मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह, ये सब आपका मैनेजमेंट कंट्रोल में है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, ये रेशियो एनालिसिस, ये सब आपका इसके अंडर आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपका इसमें कंफर्म है, एक क्वेश्चन ये कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपका ये कंफर्म है। ठीक है, ब्रेक इवन से एक क्वेश्चन आपका आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन आपका आएगा, बजटरी कंट्रोल से एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो कुल मिला के आपके 8 to 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके कंफर्म है, ये क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ठीक है, इधर से आपका इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें से हो सकता है एक से ज़्यादा भी मिल जाए आपको। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मैचिंग मिलती है, या किसी एक कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन को उठा के वो पूरा क्वेश्चन दे देगा आपको। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें से रेशो का एक क्वेश्चन फिक्स है, जिसमें रेशो आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा। गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये किस रेशो में बांटेगा, अगर कोई एडमिशन है तो वो किस रेशो में बांटेगा, उसका जो रेशो है वो क्या रहेगी, गुडविल किस रेशो में बांटेगा, जेएलपी है उसको किस रेशो में बांटेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ लेगा। इसमें से आपका एक क्वेश्चन इसका आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। मर्जर एक्विजिशन, इसमें से आपका एक क्वेश्चन है, होल्डिंग में अगर आया तो एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके डिवाइड करे जाते हैं। तो आपको अपना जो माइंड मेकअप बनाना है वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको बनाना है कि भाई किस तरीके से आपको आगे अपनी जो प्रिपरेशन करनी है। तो दिस इज द ओवरव्यू, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक को तैयार करते हैं तो उससे पहले हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए, हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम चीज़ों को ढंग से हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट ऑफ व्यू टू एनालाइज द सिलेबस बिफोर गोइंग टू डेप्थ स्टडी इनटू एनी पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, तो आपको इसका अंदाजा हो गया है। ठीक है, कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारी कौन कौन से टॉपिक में हमारा क्या क्या चीज़ें हमारी आने वाली है, किस में से प्रैक्टिकल आएगा, किस में से आपकी थ्योरी आएगी। तो ठीक है, आज की जो टॉपिक है हम उसमें बढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है आपका हिसाब किताब रखना और रिकॉर्ड मेंटेन करना बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अकाउंटिंग एक प्रोसेस में डील करता है। किस चीज़ का प्रोसेस? अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द प्रोसेस दैट हेल्प टू रिकॉर्ड आपकी जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। सबसे पहली चीज़, एक तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, दूसरा वो मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए। तो उनको प्रॉपरली क्या करना,
रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग वगैरह हैं उनको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दो, उनको बता दो कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से हमने बनाई है या इस तरीके से हमने अकाउंट बनाए, उसके ये समरी है। आपने समरी स्टेटमेंट बना दी, सारी स्टेटमेंट बनाने के बाद आपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को दे दिया। अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि उसके बेसिस पे वो कैसे डिसीजन लेगा और कैसे आगे वो काम करेगा और कैसे अपने आने वाले टाइम में उनसे रिलेटेड डिसीजन लेगा। जैसे कि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया कि मैनेजमेंट से रिलेटेड वो क्या करता है, वो पहले आपके अकाउंट्स देखेगा, अकाउंट देखने के बाद ही वो डिसाइड करेगा कि भाई मुझे डेट लेना चाहिए, इक्विटी लेनी चाहिए, मेरे जो रेशो है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या जो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं मेरा उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो मुझे ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो ये जो हमारी अकाउंटिंग प्रिपेयर होती है ये बेस क्रिएट करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम ये नहीं होता है कि वो तुम्हारी सारी अकाउंटिंग कर करके देखेगा, उसका काम ये नहीं होता। उसका काम है कि भाई जो नीचे वाले जो पर्सन है, लोअर लेवल के पर्सन ने जो आपकी अकाउंटिंग बना के दे दी, स्टेटमेंट बना के दे दी, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। अगर वो काम खुद करने लग जाएंगे तो इनका क्या काम रह जाएगा। तो सबके काम डिवाइडेड होते हैं, आपके सबके लेवल्स डिवाइड हैं, सबका जो वर्क है उसको हमने डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आप बना के टॉप लेवल मैनेजमेंट को दोगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, उस पर डिसीजन लेगी, और वो क्या करेगी आगे का फर्दर उसको क्या डिसीजन लेना है वो उस पर डिसाइड करेगी, राइट। तो यहां पर वो क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी, समराइज करेगी, एनालाइज करेगी एंड रिपोर्ट देगी किसको, कंसर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं या फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसको जाके आप क्या करोगे, अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके उनको दे दोगे। आप उनको बता दोगे कि भाई ये हमारी रिपोर्टिंग है और इस तरीके से हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो थ्रू आउट द ईयर हमने ये ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है। तो आपने क्या क्या किया, उनको रिकॉर्ड करा, उनको क्लासिफाई किया, उनको समराइज किया और उनको इंटरप्रेटेट किया, और इंटरप्रेटेट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद आपका काम क्या था, टू कम्युनिकेट टू द कंसर्न अथॉरिटी। तो ये आपने 5 काम जो वो यहां पर आपने करे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं रिकॉर्डिंग एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज द इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस कंसर्न, क्योंकि जो भी हमारे बिजनेस कंसर्न है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक मैनर में। सिस्टमेटिक इन द सेंस कि मतलब आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने पेमेंट वाली पहले कर ली, आपने जो रिसिप्ट वाली हैं वो आपने बाद में करी हैं, ऐसा आप नहीं करोगे। यहां पर आप क्या करोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करोगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एज द इवेंट अकर यू विल पोस्ट द एंट्री। जैसे ही कोई आइटम अकर होता है, कोई ट्रांजेक्शन अकर होती है, यू विल पोस्ट द एंट्री। अगर कोई आइटम पहले अकर हुआ, पहले आपकी पेमेंट हुई है तो आप पहले पेमेंट की एंट्री करोगे। अगर आपकी पहले रिसिप्ट हुई है तो पहले आप रिसिप्ट की एंट्री करोगे। तो यहां पर ये सारी ट्रांजेक्शन को आप डे बाय डे आप जो है उनको रिकॉर्ड करोगे थ्रू आउट द ईयर। और थ्रू आउट द ईयर करने के रिकॉर्ड करने के बाद आप उनको समअप करोगे, उनकी समरी बनाओगे, और समरी बनाने के बाद आप उनको आगे प्रिपेयर करके दे दोगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, अकाउंटिंग जो है एक फॉर्मलाइज रेगुलेटरी सिस्टम होता है। फॉर्मलाइज मतलब एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, एक पूरा आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हो उसको, और रिकॉर्ड कीपिंग करने के बाद जो भी कंसर्न अथॉरिटी होती है, कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, उसको आप आगे बताओगे कि भाई कौन सी चीज आपकी कब कहां पर कैसे रिकॉर्ड हुई, किसका अकाउंट डेबिट हुआ, किसका अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो ये चीजें आप यहां पर करोगे, क्योंकि यहां पर हम कुछ प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी हम फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है आपने अपनी मर्जी से जिसका मन करा आपने उसको डेबिट कर दिया, जिसका मन करा आपने उसको क्रेडिट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। वहां पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड रेगुलेशंस हैं, आपके प्रोसीजर हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले आप एनालाइज नहीं कर सकते, पहले आप समराइज नहीं कर सकते, उनको आप रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाइज करोगे, समराइज करोगे, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करोगे, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करोगे, कम्युनिकेटिंग करोगे। ये सारा एक सिस्टमेटिक वे में काम रहता है, ठीक है। तो इसमें इसको हम आर्ट भी बोलते हैं और हम साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से उसको क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो इन सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना, ताकि हम अपना एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है।
कंटिन्यूस क्यों? ऐसा नहीं है कि मतलब आपने पूरे 6 महीने की अकाउंटिंग मतलब जो इकट्ठी करी और खट 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 मतलब आपने एंट्री पोस्ट कर दी, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। जैसे जैसे इवेंट आपका अकर होगा वैसे वैसे आपको ट्रांजेक्शन जो वो अपनी रिकॉर्ड करनी है। थ्रू आउट द ईयर हमारा ये जो काम है वो आपका चलता रहा है। इस साल आप इस साल की एंट्री करो, अगले साल आप अगली साल की एंट्री करोगे, तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज को हम क्या बोल देंगे? हम अकाउंटिंग बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर एक डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन कहती है? कि इट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या है? एक रिस्पेक्टिव मैनर है, एक सेट ऑफ प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चीजों को तैयार करना है। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी की मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपके होने चाहिए और रिलेटेड टू द बिजनेस होनी चाहिए। अगर मनी की टर्म्स में है लेकिन रिलेटेड टू द बिजनेस नहीं है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन अगर रिलेटेड टू बिजनेस है, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, तो उसको भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट ऑफ द एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब मॉनेटरी टर्म्स में आपका होना चाहिए। इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट मतलब जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको इंटरप्रिटेट करना, और उसको इंटरप्रिटेट करने के बाद जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको आपको कम्युनिकेट करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंटिंग का काम है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करा? आपने रिकॉर्डिंग करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा और उसको इंटरप्रिटेट करा और आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया। तो कई बार इनको कुछ नहीं मिलता, तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताया ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, तो इसको भी वो सीक्वेंस करने के लिए दे देता है। आपको बोल देगा कि भाई इनको सीक्वेंस करके बताओ, 5-6 स्टेप दे देगा आपको और बोलेगा कि भाई इनको सीक्वेंस करके बताओ कि कौन सा काम आपका पहले होगा, कौन सा काम आपका बाद में होगा। ठीक है, अकाउंटिंग नॉट ओनली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बट उससे रिलेटेड, देखो यहां पर क्या करते हैं अकाउंटिंग में, आप खाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड नहीं करते हो, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, कंपनी की वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, कंपनी ने अपने जो अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से मैनेज कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब आपको रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली तैयार करनी पड़ती है। रिपोर्ट से आपको पता चलता है, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप करोगे तो उसमें आप क्या करोगे? अपनी रिपोर्ट भी तैयार करोगे। जब आप अपनी रिपोर्ट तैयार करोगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहां से पता चलेगी? आपको अकाउंटिंग से पता चलेगी। ठीक है, अब आप अपनी कंपनी के बारे में क्या बताओगे कि हमारी कंपनी क्या है, कितना प्रॉफिट कमाती है, कितना टर्नओवर है, तो वो कैसे पता चलेगा? आपको अकाउंटिंग से पता चलेगा। जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे कि व्हाट यू हैव डन इन लास्ट ईयर। अगर मान लो मैं भी आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? लाओ भाई अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, देन ओनली आई कैन रिव्यू और डिसाइड वेदर इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी और नॉट। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा? डिसाइड कर पाऊंगा कि भाई मेरी जो जो डिसीजन है ये आगे सक्सेसफुल डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा? यहाँ पर अपना ये सारी चीज़ें डिसाइड कर पाऊंगा कि भाई फ्यूचर में मैं अगर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो वो मेरा सही डिसीजन है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी अकाउंटिंग के बेसिस पे या इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि आने वाले टाइम में मेरा ये जो डिसीजन है वो सही डिसीजन है या नहीं है। ठीक है, ओके। सो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? ट्रांजेक्शन को आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्डिंग कर दिया और उसको जर्नल में पोस्ट कर दिया। ठीक है, पोस्ट करने के बाद आपने पोस्टिंग कर दिया लेजर में, जर्नल से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? लेजर में। और लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फिर आपने क्या करा? उसको ट्रायल बैलेंस से आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बनाया और स्टेटमेंट बनाने के बाद उसको जो है वो आगे कम्युनिकेट कर दिया। तो सबसे पहले मैं इसको अगर मैं सिंपल वे में कम्युनिकेट करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले आपने क्या करा? जर्नल में एंट्री पोस्ट करी। ठीक है, सबसे पहली जो आपकी एंट्री पोस्ट होती है वो कहाँ पर होती है? जर्नल में। तो जर्नल को हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कह देते हैं क्योंकि सबसे पहली जो हमारी अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट होगी वो कहाँ पर होगी? जर्नल में होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई एंट्री पोस्ट करी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश। ठीक है, आपने जैसे मान लो आपने ये एंट्री अपनी पोस्ट करी, ठीक है, आप यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश वर्थ रुपीज दिस। ठीक है, अगर आप क्रेडिट पे करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कैश की जगह उस पार्टी का नाम लिख दोगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे सामान खरीदा क्रेडिट पे, तो मैं आपका नाम लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ या अगर मैं आपको बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, चेक से पेमेंट करिए, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, मेरा बैंक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, जर्नल में एंट्री पोस्ट कर ली। अब जर्नल में एंट्री पोस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसकी लेजर पोस्टिंग करूंगा। लेजर का मतलब क्या है, आप इनका लेजर खोलिए, एक इसका लेजर खोलिए और इसकी जो जितनी भी एंट्रीज हैं आप उसमें पोस्ट कीजिए। जैसे मान लो आपने यहां पर एक परचेज अकाउंट खोला, ठीक है, और यहां पर एंट्री पोस्ट करी टू कैश। ठीक है, यहां पर आप कैश का अकाउंट खोलोगे और यहां पर लिखोगे बाय परचेज। ठीक है, ऐसे ही आप सारी ट्रांजेक्शन को क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। ट्रांजेक्शन को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में आप क्या करोगे, इन सबकी टोटलिंग करोगे और बैलेंसिंग करोगे। अब ये टोटलिंग क्या होती है और बैलेंसिंग क्या होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने टोटलिंग करी, मान लो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अगर मान लो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो आप यही बैलेंस आप जो वो दोनों तरफ लिखोगे। मान लो यहाँ पर भी 2000 आ रहा है और यहाँ पर भी 2000 आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टोटलिंग। ठीक है, बैलेंसिंग का मतलब है, अब मान लो यहाँ का आपने टोटल करा, ये आया आपका 1500, तो 500 आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सारे अकाउंट को आप क्लोज करोगे। अकाउंट को क्लोज करने के बाद सबके आप बैलेंस फाइंड आउट करोगे। अब इधर का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के लिए आपका क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में और डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस आपने ट्रांसफर कर लिया। ये काम आपका क्या था, लेजर पोस्टिंग था। लेजर पोस्टिंग करने के बाद आपने क्या करा, आप बनाओगे एक अकाउंट, एक स्टेटमेंट बनाओगे जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक अकाउंट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या बताती है, इस स्टेटमेंट में बेसिकली हम बताएंगे कि हमने जैसे मान लो कोई आपने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा आपने डेबिट और यहाँ पे लिखा आपने क्रेडिट। तो आपने जो जितने भी पर्टिकुलर आपने, मतलब पर्टिकुलर में आप क्या लिखोगे, जैसे जो जो अकाउंट बनाए आपने, सारे अकाउंट आपने बनाए, सारे अकाउंट का आपने नाम लिखा, जो जो आपने अकाउंट बनाए, डेबिट का अकाउंट, क्रेडिट का अकाउंट, मतलब जो जो आपके डेटर्स कौन कौन है, क्रेडिटर कौन कौन से हैं, जो जो रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं, सबके नाम आपने यहाँ पे लिख लिए। परचेज अकाउंट, कैश एट बैंक और दिस और दैट, वो सारे अकाउंट आपने लिख लिए। जिस जिसका डेबिट बैलेंस है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जिस जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में लिख दोगे। लास्ट में आके क्या करोगे, आप इनकी बैलेंसिंग करोगे, टोटलिंग करोगे। अगर ये टोटलिंग बराबर आती है, इसका मतलब क्या है, इसमें आपका कोई एरर नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिपेयर करी है वो एज पर द रूल्स करी है और इसमें मैथमेटिकल कोई एरर आपका नहीं है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों, ट्रायल बैलेंस हम बनाते ही इसलिए, इट इज द इंटरनल चेक ऑफ द अकाउंट दैट वेदर इज देयर एनी मैथमेटिकल एरर और नॉट। अगर कोई मैथमेटिकल एरर है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। आपने ये चीज बना दी, ठीक है। अगर मुझे ये बताओ कि इसमें कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई एरर है। ठीक है, मान लो आपने बहुत ढूंढा लेकिन फिर भी आपको एरर नहीं मिला। जब आपको एरर नहीं मिला तो आप क्या करोगे, आप यहां पर एक अकाउंट खोलोगे, उस अकाउंट का नाम क्या है, सस्पेंस अकाउंट। इन केस इन फ्यूचर जब आपको पता चल जाए कि भाई ये एंट्री हमारी, या ये जो डिफरेंस आया था वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस एंट्री से आया था, ठीक है, वो ऑडिटर आपका फाइंड आउट कर लेगा और वो बता देगा आपको कि ये भाई ये अमाउंट कहाँ से गया, ये अमाउंट कहाँ से आया, डुप्लीकेट वाउचर कर दिया, एक साइड एंट्री कर दी, एक साइड नहीं करी, इसका इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो वो जो अकाउंटेंट हमारा होता है, अकाउंटिंग का जो भी काम करता है वो हमारा अकाउंटेंट होता है। ठीक है, तो वो सारा जो वो पर्सन बता देगा हमारा कि भाई ये तरीके से हमारी गलती यहाँ पर हुई है, तो वो सारा आपको बता देगा। तो जैसे ही आपको वो पता चल जाती है गलती, तो उसको आप क्या करोगे, एक रिवर्स एंट्री करोगे और उसको अपना जो सस्पेंस अकाउंट बनाया था उस अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। यहाँ पर आपका ये जो काम है
वो खत्म हो गया। ठीक है, ये काम खत्म करने के बाद अब आपका काम है किस चीज का, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है वो दो पार्ट में बनती है, एक बनती है आपकी इनकम स्टेटमेंट, दूसरी बनती है आपकी पोजिशनल स्टेटमेंट। जितनी भी हमारी पीएनएल और ट्रेडिंग एंड पीएनएल होता है आपका बनता है इनकम स्टेटमेंट में, वो 2013 से पहले बनता था, लेकिन अब आपका क्या है, दोनों को मर्ज कर दिया है। दोनों को मर्ज करने के बाद इनकम स्टेटमेंट बनती है। उसके बाद दूसरी जो स्टेटमेंट बनती है वो हमारी क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट जो है वो हमारी क्या बताएगी, हमारे पास एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, एक पर्टिकुलर डेट को, एक पर्टिकुलर डेट को बताती है कि भाई हमारा बैलेंस शीट जो बनती है वो एक पर्टिकुलर डेट को ही बनती है। लाइक आपका 31 मार्च को ही बनेगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डेट को हमारी एसेट की वैल्यू कितनी है, उस सबकी एसेट को हम रिवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कि भाई कितनी कितनी हमारी वैल्यूएशन उसकी कितनी कितनी है, तो हम देखेंगे कितना कितना वैल्यू बची है, कौन सी एसेट हमने ऐड कर दी, कौन सी एसेट हमने माइनस कर दी। कुछ एसेट हो सकता है हमने सेल आउट कर दी हो तो वो हमारे बैलेंस शीट में से हट जाएंगे, कुछ एसेट हो सकता है हमने परचेज करी हो तो वो परचेज वाली आपके एड ऑन हो जाएंगी। डेप्रिसिएशन क्या क्या लगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे एसेट्स पे, आप उनकी वैल्यू को माइनस करोगे और माइनस करने के बाद एक्यूरेट वैल्यू बता दोगे कि 31 मार्च को हमारी वैल्यू इतनी थी। ऐसे ही आप लाइबिलिटी साइड का भी बताओगे कि भाई उस डेट तक हमारी कितनी कितनी लाइबिलिटी हमारी बची है, लोन कितना बचा है, एसेट कितनी है, शेयर मतलब आपका शेयर कितना कितना है, ठीक है, डिवेंचर कितने कितने हैं, और आपका जो जो आपका प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और जो भी आपका लोन है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो सारा लोन वगैरह जो वो आप यहाँ पर इसको बता दोगे। ठीक है, आपके क्रेडिटर कौन कौन से हैं, बिल्स पेबल कौन कौन से हैं, जो भी आपकी लायबिलिटी है वो सारी आपकी यहाँ पर पता चल जाएंगी। इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या बताती है, वो हमारी इनकम पोजीशन को बताती है। ठीक है, कि भाई हमारा जो इनकम है वो कितनी है। ठीक है, तो इससे हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी बन जाती है। इस स्टेटमेंट बनने के बाद हमारी एक स्टेटमेंट और बनती है, जिस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी क्या बताती है, ये हमारी कैश पोजीशन को बताती है कि भाई थ्रू आउट द ईयर हमारा कैश कितना इनफ्लो हुआ है और कितना हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है। उसकी जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारी हमारी कहाँ पर बताएंगे, वो सारी आपके कैश फ्लो से पता चल जाएगी। थ्रू आउट द ईयर आपको कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आपका आउटफ्लो हुआ, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई इनफ्लो कितना है आपका और आपका आउटफ्लो कितना है, तो वो आपको सारा यहाँ से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगर कोई एडजस्टमेंट वगैरह अगर आपकी रह जाती है तो वो एडजस्टमेंट आप यहाँ पर कर लोगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये सारे अकाउंट अपने सबमिट कर दोगे, आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, तो ये जो सारा आपका काम था ये सारा आपका जो है वो इसमें किस में आ जाएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस में आ जाएगा। सबसे पहले आपने जर्नल बनाया, जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग करी, लेजर पोस्टिंग करने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपने कोई एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह थी वो एडजस्टमेंट एंट्री आपने करी। फिर उसके बाद आपने जो वो अपने फाइनेंशियल अकाउंट बनाया, आपने फाइनेंशियल अकाउंट को आपने दो पार्ट में बनाया, एक इनकम स्टेटमेंट, एक आपका पोजिशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल आपका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है पोजिशनल स्टेटमेंट में आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमारी पोजीशन को बताती है और ये हमारा जो है वो इनकम उसको बताएगा ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी इनकम बनाई है या कितनी इनकम हमने जनरेट करी है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। क्या हमारे जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें एसेट और लायबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, चलो बता दिया, आपका ज्ञान खत्म। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो, पहली चीज़ ये कि ट्रायल बैलेंस बनाना मैंडेटरी नहीं होता है, बट बैलेंस शीट को बनाना मैंडेटरी होता है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी आपके लिए बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि बिना इसके तो आप आगे काम ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको पैसा लेना है किसी से, अगर आप बाहर से जो वो इन्वेस्टर को अलाउ करते हो, इन्वेस्टर को बोलते हो कि लाओ भैया आप हमारी कंपनी में आके पैसा इन्वेस्ट करें, तो उसको आप कभी भी ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाओगे, उसको आप क्या दिखाओगे, बैलेंस शीट दिखाओगे। वो छूटते ही आपसे बैलेंस शीट मांगेगा, वो ट्रायल बैलेंस मांगेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है ट्रायल बैलेंस अगर बनाना चाहते हो तो आप बनाओ, नहीं बनाना चाहते आपकी इच्छा है, मर्जी है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारा कभी भी बना सकते हैं, मंथली बेसिस पे बनाओ, हाफ ईयरली बेसिस पे बनाओ, क्वार्टरली बेसिस पे बनाओ, ईयरली बेसिस पे बनाओ, इट इज टोटली डिपेंड अप टू यू। अगर बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। अब आपका क्या है, पहले आपका जो वो मैनुअली आपके अकाउंट प्रिपेयर होते थे तो वहां पे इस तरह की गलतियां होती थी, लेकिन अब आपके जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है आपके, तो वो एंट्री तब तक लेगा ही नहीं जब तक आप दोनों अकाउंट बराबर नहीं करोगे। आप डेबिट और क्रेडिट का आपका जो अकाउंट है जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक वो क्या करेगा, वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे जो चांसेस हैं आपके कम
चांसेस रहते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता था, पहले एक अकाउंट में आपके एंट्री पोस्ट कर दी, दूसरे में आपने नहीं करी, तो वहां पे आपके मैथमेटिकल एरर आ जाते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे आपने एंट्री पोस्ट करी, वहां पे वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपकी जो बैलेंस शीट वगैरह है वो ऑटोमेटिकली आपकी बनती चली जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही इतने हमारे एडवांस हो गए हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट जो बनती है वो 31 मार्च को ही बनती है, ना उससे पहले ना उसके बाद को। ट्रायल बैलेंस अगर आपकी इच्छा है बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ। ट्रायल बैलेंस से आपको कंप्लीट पिक्चर कभी भी कंपनी की नहीं पता चलती है, उसको सिर्फ एक पार्शियल पिक्चर पता चलती है कि कंपनी की ट्रांजेक्शन कैसी कैसी हो रही है। यहां से ट्रांजेक्शन पता नहीं चलती है आपको, बैलेंस शीट से कभी भी आपको ट्रांजेक्शन नहीं पता चलेंगी। बैलेंस शीट आपको एक एंटायर पिक्चर एट द एंड, ठीक है, आपने क्या क्या किया वो सारा आपको यहां पे पता चल जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक रेसिपी बनाई, रेसिपी में कितना सामान वेस्ट हुआ, कितना क्या क्या चीजें हुई, वो आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा। आपने बताया कि भाई ये चीजें हमारी आई, ये इंक्रीमेंट लगा, ठीक है भाई, आपने वो बता दिया, इतना बचा, इतना लगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद रेसिपी की जो फाइनल आपने प्लेटिंग करी, बैलेंस शीट वो सिर्फ प्लेटिंग दिखाता है, आप इसके पीछे के एफर्ट्स कोई नहीं दिखाता। बैलेंस शीट जो वो सिर्फ आपको ये चीज बना के देगा कि भाई आपकी पोजीशन इस तरीके की है, ये चीजें आपके यहां पर आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, सारे अपने जो अकाउंट्स है वो अपने प्रिपेयर कर लोगे। यहां पे एक टर्म यूज करी जाती है कि जब भी हम जो है मैनिपुलेशन करते हैं, वो कभी भी ट्रायल बैलेंस में मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स किस में करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अपनी बैलेंस शीट को इतना बढ़ा चढ़ा के या इतना सुंदर तरीके से दिखाओ कि सामने वाला जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाए आपके ऊपर, और बिल्कुल एकदम एकदम जो है वो आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए और आपकी कंपनी में जस्ट पैसा इन्वेस्ट कर ही दे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में कभी भी इस तरीके की चीजें आप नहीं करते हो। ट्रायल बैलेंस इंटरनल यूजर के लिए होता है और बैलेंस शीट हमेशा एक्सटर्नल यूजर के लिए होती है, जो आउटसाइडर हैं उनके लिए यूज करी जाती है। जब भी कंपनी के ऊपर कोई क्लेम होगा या कंपनी किसी और के ऊपर क्लेम करेगी, तो कभी भी ट्रायल बैलेंस आपको एविडेंस नहीं दिखाओगे, उसको आप क्या दिखाओगे, बैलेंस शीट दिखाओगे। कोर्ट में इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस यू कैन प्रोवाइड एज बैलेंस शीट। ठीक है, आप उसको ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाओगे, ट्रायल बैलेंस की कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, जब भी आपको लोन चाहिए तो आप बैलेंस शीट दिखाओगे, बैलेंस शीट के बेसिस पे ही आपको लोन मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे कोई आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इतने सारे डिफरेंसेस आपके हो गए। ठीक है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो गए हैं आपके। ठीक है, आई होप ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि भाई बैलेंस तो बैलेंस शीट भी बताती है और बैलेंस तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी बताता है, तो आपका डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो हमेशा पहले प्रिपेयर होगा, बैलेंस शीट आपकी बाद में प्रिपेयर होगी। ट्रायल बैलेंस आपको हेल्प करेगा बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में। ठीक है, जितना भी हमारा प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सबसे लास्ट में हमारा कहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। वो बैलेंस शीट में आपका जो वो प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा और लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इसमें बैलेंस आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आ जाता है, उसमें सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में कभी भी बैलेंस आपका नहीं आएगा। वो बात अलग है, हमारी मैच नहीं होती थी, हम वो मैच कर देते थे। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट कभी डिसमैच हमें मिली ही नहीं। ठीक है, वो हमेशा हमारी मैच ही मिलेंगे, लेकिन रियल सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ता है, ये तिगड़मबाजी आपको नहीं करनी होती है, वहां पे आपको एक्चुअल में आपको मैच करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो बात आपकी अलग होती है। लेकिन जैसे आप ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट खोल देते हो, ऐसे ही यहाँ पर आप जो हो इसको वो कर देते हो। अगर मान लो बैलेंस शीट आपके मैच नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो उसमें आपके जो सी है वो आपको हेल्प करेगा, वो बताएगा कि भाई कहाँ कहाँ पर आपकी दिक्कत आ रही है। लेकिन एज पर द जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें से आपकी जो बैलेंस शीट है वो आपकी सॉफ्टवेयर है, आपकी मैच आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ आपकी इसमें आती है। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग आपको पता चल गया। विंडो ड्रेसिंग जो हम करते हैं वो हमेशा बैलेंस शीट की करते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से बढ़ाते चढ़ाते हो। आपने ये बता दिया कि भाई जैसे मान लो एक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक लड़के ने बोला, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसने बोला कि भाई उसके लड़की वालों ने पूछा कि भाई आप करते क्या हो? उन्होंने बोला जी ऐसा है, हमारा तो ना एक वुड का बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, हमारा वुड का बहुत बड़ा बिजनेस है।
उन्होंने बोला ठीक है भाई, होगा बिजनेस, तो ठीक है। तो उसके बाद जब शादी हो गई, शादी होने के बाद पता चला वो जो लड़का जो था वो दातुन बेचता था। ठीक है। तो वहां पर यही चीज यहाँ पर होती है कि मतलब हमने ये तो बता दिया कि भाई मेरे घर के आगे 4-5 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये सारी गाड़ियां ईएमआई पे हैं। अगर आपको ये चीज पता होती तो क्या आपका डिसीजन बदलता? बिल्कुल डिसीजन बदल जाता कि जिसकी 5-5 गाड़ियां लोन पे चल रही हैं वो हमारी क्या जिंदगी वो करेगा। ठीक है। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हम जो सामने वाला जो पर्सन होता है उसको वो चीज दिखाते हैं जो चीज वो देखना चाहता है। ठीक है। इसमें देखो कंपनी की भी कोई गलती नहीं है, कंपनी प्रिटेंड करती है, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ वही चीज देखना चाहता है जो उसके बैलेंस शीट में होता है, क्योंकि उसी को देख के वो डिसीजन लेगा, बाकी चीजें वो देखेगा ही नहीं। कंपनी कितनी अच्छी है, कस्टमर को कितना ध्यान रखती है, क्या चीज कर रही है, क्या प्रोग्रेस है, क्या चीज है, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। आप बैलेंस शीट दिखा दो, बैलेंस शीट अच्छी है, बस। देखो लीगल टर्म्स में ये चीजें हमारी अलाउड नहीं होती हैं, बट फिर भी लोग जो वो करते हैं, ये हमारी अनएथिकल है विंडो ड्रेसिंग, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इस चीज को करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर सबसे पहले क्या देखता है? इन्वेस्टर सबसे पहले आपके बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को ही उठाएगा। वो क्या करेगा, चाहे उसको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, करंट रेशो फिर भी कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, कि आपके करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, 2:1 है, बहुत बढ़िया कंपनी है, 3:1 है, कंपनी थोड़ा सा उसमें चल रही है, 1:1 है, बेकार कंपनी है। ठीक है। तो जिसको आप थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज होगी वो ये कुछ करे चाहे ना करे, पर ये छोटी छोटी टर्म्स हो वो देख ही लेगा कि भाई क्या क्या चीज़ है। अच्छा लोन इतने के हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो आपने ये बता दिया कि मेरे पास 10 करोड़ के लोन है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि भाई कितने सालों से पेंडिंग लोन है। अब मान लो किसी का 10 साल से पेंडिंग लोन है, वो आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप इसमें यहाँ पर नहीं बताते हो, तो वो ये चीज़ें आपको रेलिवेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अकाउंटिंग स्टेटमेंट दो अलग अलग चीजें होती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि ये हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के बारे में, कि जिसमें हम ये लिखते हैं कि भाई हमने किस किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है और कैसे कैसे रिकॉर्ड करोगे, किसका अकाउंट डेबिट करोगे, किसका अकाउंट क्रेडिट करोगे, इस तरीके से प्रॉपर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। आपने एक बार आपने कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करी, आपका एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा, उसमें जो जो ट्रांजेक्शन आपकी रहेंगे वो आपके अकाउंट में क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर होती रहेंगी। ठीक है। एरर होने के चांसेस आपके कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अब हो सकता है बाई लक बाई चांस आपके नाम का कोई दूसरी पार्टी है, तो इस तरीके की गलतियां कई बार हो जाती हैं। जैसे मान लो आपके नाम में कोई मिस्टेक थी, आपके रिलेटेड को दूसरी पार्टी थी, आपकी ट्रांजेक्शन किसी और को चली गई, किसी और की ट्रांजेक्शन आपके यहाँ चली गई, तो कई बार इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं, बहुत नॉर्मल गलतियां हैं आपकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी जो वो सारा अपना बुक कीपिंग करेगी और ये सारा अपना जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करेगी, और उसमें कंपनी जो वो ये देखती है कि हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपनी प्रिपेयर करें और टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपना कम्युनिकेट करें। ठीक है। इस पे मतलब जो है कंपनी जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वो क्या मेंटेन करना चाहती है, उसमें वो ये मेंटेन करना चाहती है, एक ट्रैक मेंटेन करना चाहती है कि पैसा हमारा कहाँ से आ रहा है और पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, किससे पैसा लिया और किसको पैसा दिया, वेयर द मनी कम और वेयर द मनी गो। ठीक है, कहां से पैसा आपका आया और कहां से पैसा आपका गया, तो उस सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसका एक ट्रैक मेंटेन करना किसका काम है, अकाउंटिंग का काम है। दे आर एक्वायर्ड बाय द लॉ, यहां पर आपको लॉ को भी फॉलो करना है, जो भी हमारा प्रिंसिपल जो भी हमारी गाइडलाइंस कहती हैं उनको आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि आप अपनी मस्ती में चले जा रहे हो, अपने घर का प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको एज पर द लॉ ही चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। दे हेल्प टू कीप कंट्रोल द गुड प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेस, मतलब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी आप मेंटेन कर रहे हो उनका एक प्रॉपर सही तरीके से मतलब उसमें आप रिकॉर्ड मेंटेन करो और उसको बताओ कि भैया ये हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, दैट्स इट। जो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं उसको आपने रिकॉर्ड में क्यों रख रखा है, और जो रिकॉर्ड में नहीं है वो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं। जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है आप उसको रिकॉर्ड में रखो, जो रिकॉर्ड में नहीं है वो आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है। तो दे आर यूज एज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके बेसिस पे आपका क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी तैयार होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, अकाउंटिंग की पूरी समरी होती है, आपने अकाउंटिंग में क्या क्या किया है। आपने कोई आपका डेबिट नहीं देखेगा, कोई आपका क्रेडिट नहीं देखा, वो क्या करेगा, सारे अकाउंट आपने सम अप कर दिए, समरी कर दी, समरी के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसके बाद आपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में उनकी एंट्री कर दी,
ठीक है, एंट्री करने के बाद आपने सारा क्या कर दिया, एक समरी बना दी, इनकम स्टेटमेंट बना दी, बैलेंस शीट बना दी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दी। लोग अब इन्हीं को देखेंगे, बाकी पहले वाली ट्रांजेक्शन आपकी कोई नहीं देखेगा। जैसे हम पूरी उसमें रिसर्च करते हैं, रिसर्च हमने करी, रिसर्च को कोई नहीं देखेगा, वो क्या करेगा, एंड की समरी पढ़ेंगे कि भाई आपने क्या क्या चीजें करी, अच्छा ये प्रॉब्लम थी आपके, ये उसमें ये चीजें थी, ठीक है, इस चीज को करा आपने, सॉल्यूशन क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला, डेटा कैसा था आपका, तो उससे रिलेटेड आप ये सारी चीजें अपनी स्टडी करते हो। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ओनर है और जो अदर शेयर होल्डर है उनको क्या है, डिसीजन लेना है, कब किसकी कंपनी के साथ में मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, हमारे पास फंड है नहीं है तो क्या करेगा, लाओ बैलेंस शीट, हमें डिविडेंड देना है, लाओ बैलेंस शीट, हमें इस शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है, नए शेयर इशू करने हैं, लाओ बैलेंस शीट। एज पर द लॉ क्या क्या चीजें हैं आपके, वो सारी चीजें आपकी यहां पर इसमें आ जाएंगी। ठीक है, दो चीजें आती हैं, एक होती है बुक कीपिंग, एक होती है अकाउंटिंग। ये हमारी बुक कीपिंग है और ये हमारी अकाउंटिंग है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट होती है। कई बार लोगों को लगता है कि अकाउंटिंग जो बुक कीपिंग का पार्ट है, बुक कीपिंग छोटे लेवल पे होती है और अकाउंटिंग जो है वो आपकी बड़े लेवल पे होती है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेल रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो रिकॉर्डिंग का काम होता है वो किसका होता है, बुक कीपिंग का होता है। उसके बाद जो बाकी का काम जो आपका रह जाएगा वो आपका अकाउंटिंग का होगा। ठीक है, जहां पे आपकी अकाउंटिंग बुक कीपिंग आपकी एंड होगी, वहां से आपकी जो आगे का काम जो वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ईच फाइनेंशियल इवेंट और बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। जितने भी हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी है ट्रांजेक्शन है, मतलब जितना भी क्लैरिकल वर्क आपका होता है वो आपका किस में आ जाएगा, बुक कीपिंग में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इट इज द क्लैरिकल वर्क। ये हमारा कौन करता है, जितना भी हमारा क्लैरिकल स्टाफ होता है वो सारा काम ये अपना कर देगा। और यहां पर हमारा क्या है, ये बुक कीपिंग, इट यूज द बुक कीपिंग एज द बेस, और इसके बेसिस पे वो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेगुलर जो इंटरवल पे ये सारी चीजें वो बनाएगा। इसके लिए हमें स्टाफ चाहिए होता है, एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए होता है। इसके लिए हमारा जो क्लैरिकल काम है वो हमारा डेली रूटीन वर्क होता है। ये हमारा रूटीन वर्क नहीं होता, ये सारे एंडिंग होने के बाद आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपके प्रिपेयर करे जाते हैं। तो बुक कीपिंग क्या हो गया, एक पार्ट हो गया किसका, अकाउंटिंग का। ठीक है, अच्छा, कुछ उसके बाद बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग के। क्या फंडामेंटल्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, ये सब हमारी बैलेंस शीट की टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको जो है वो ध्यान रखनी है। क्या, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब मान लो इसने बोल दिया कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है, तो कई बार ये मैंने इसलिए बताया आपको, एक बार उसने ये पूछा था कि इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, ऐसे करके उसने दे दिया। अब आप तो यही सोचोगे कि एसेट इज इक्वल टू, तो सर ने बताया था लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब उसने मान लो कैपिटल इज इक्वल टू दे दिया एसेट माइनस लायबिलिटी, तो ये भी ठीक है आपकी, क्योंकि इसने क्या करा, ये इसी इंफॉर्मेशन से आपका डिराइव हुआ है। अब एसेट क्या होती है, एसेट हमारी जो होती है प्रॉपर्टी होती है, कि मतलब एसेट मतलब कोई भी आइटम जो आपसे बिलोंग करता है। ठीक है, और यू आर द ओनर ऑफ इट, तो उस चीज को आप क्या बोलते थे, एसेट है। जैसे ये पेन है, मेरा है, तो ये पेन क्या हो गया, मेरी प्रॉपर्टी बन गई, ये मेरी एसेट बन गई। इस पे मैंने खर्चा किया है और खर्चा करने के बाद आई एम द ओनर ऑफ दिस, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, जिसकी एक वैल्यू है, एसेट की एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को कैश और एक्सचेंज आप कर सकते हो। जैसे एसेट हमारी कार हो गई, बिल्डिंग हो गई, इसको जब चाहे मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं बेच सकता हूँ, और इसको जब मैं खरीदूंगा तब भी एक कैश पे करके ही मैं उसको खरीदूंगा। ठीक है, लायबिलिटी क्या हो गई, लायबिलिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज, मतलब जो एक लोन हो गया या जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको पे करना है। लायबिलिटी मीन्स समथिंग दैट यू नीड टू पे। ठीक है, मतलब आपका लीगल ऑब्लिगेशन होगी कि दैट यू नीड टू पे सर्टेन अमाउंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो वो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। जैसे मान लो आपने कोई एसेट परचेज करी बैंक से, लोन ले लिया उसका, अब वो जो लोन की आप इंस्टॉलमेंट दोगे वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है। वो जो कार खरीदी है वो क्या है, एसेट है। मैंने एसी खरीदा ईएमआई पे, तो एसी जो मैंने परचेज किया वो मेरी एसेट है, लेकिन उसका जो ईएमआई में भर रहा हूं वो मेरा लायबिलिटी है। ठीक है, ओनर्स इक्विटी क्या होती है, ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है ओनर का जो खुद का पैसा है और ओनर ने जो पैसा लगा रखा है वो आपका क्या है। तो ओनर्स इक्विटी हमारा क्या रहता है, टोटल अमाउंट ऑफ कैश समवन इन्वेस्ट इन बिजनेस, मतलब अपना जो खुद का पैसा है जो आपने बिजनेस में लगाया है उसको मैं क्या बोलूंगा, ओनर्स
इक्विटी बोलूंगा। द इन्वेस्टमेंट डन इज नॉट नेसेसरी मनी ऑलवेज, ये हमारा स्टॉक और ये जो बाकी जो फॉर्म्स है उसमें भी हम कर सकते हैं। बिजनेस में खाली पैसा ही नहीं लगाते हो, उसके साथ साथ आप अपनी एसेट वगैरह ये सारी चीज़ें भी आप अपनी लेकर आते हो। तो जो आपने पैसा और ये सारी चीज़ें अपनी लगाई हैं, कई बार आपको स्टॉक वगैरह जो है ये चीज़ें भी आपकी होती हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ओनर्स इक्विटी बोल देंगे। ठीक है, आप एसेट में से अपनी लायबिलिटी माइनस कर दो तो उसके बाद जो आपका पैसा बचा वो आपका ओनर्स इक्विटी। ठीक है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या हुए आपके, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ, रेड में रेड हो गया। ठीक है, तो ये आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप अकाउंटिंग बनाओगे तो आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, कहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना है। प्रॉफिट एंड लॉस को एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करेगा कि भाई आपको बताएगा कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है और लॉस कितना आ रहा है हमारा एट दी एंड। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, मतलब आपकी कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो वो अकाउंटिंग आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, एस्टिमेशन द फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको अकाउंटिंग से पता चलेगा। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है वो आपको कहां से पता चलेगा, आपको अकाउंटिंग से पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो अकाउंटिंग है वो अपनी तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मेजर करना, किस चीज को मेजर करेंगे, ये हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करेगा और हमारी करंट सिनेरियो को मेजर करेगा और बताएगा कि भाई आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, फोरकास्ट करेगा, किस चीज को, अकाउंटिंग जो वो हमारी हेल्प करेगा फोरकास्ट में कि भाई इस कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो हम आगे क्या बनेंगे ये आपको फोरकास्ट कर देगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन करने में आपकी हेल्प करता है। दो कंपनीज हैं उसमें से आपको ये बताना है कि भाई कौन सी कंपनी बेटर है, कौन सी कंपनी बेटर नहीं है, या उसका इवैल्यूएशन करना है आपको, तो वो आप कैसे करोगे, अकाउंटिंग के बेसिस पे करोगे। ठीक है, जिसका प्रॉफिट और जिसकी स्टेटमेंट को देख के आप कंपेयर उसको कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल आपको करना है, अकाउंटिंग के थ्रू हम कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब आप सारे खर्चों को आप देख लो, खर्चों को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किसमें क्या क्या, मतलब हमारे आइटम ऐसे हैं, कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो अननेसेसरी हैं जिसको हम कम कर सकते हैं, वो सारा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन और टैक्सेशन वगैरह है वो सब आप अकाउंटिंग, मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं रेगुलेशन है उनको फॉलो करना और टैक्स को टाइम पे भरना, ये भी आपका अकाउंटिंग का ही काम होता है। ठीक है, टैक्स को कैलकुलेट करना और उसको टाइम पे करना, ये सारा आपका अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है, जरूरत क्या होती है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा और बाकी जो सारे फाइनेंशियल डेटा है उसको आपको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास फाइनेंशियल डेटा नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या डिसीजन लेना है। इट गिव द आइडिया अबाउट द चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फेलियर और लॉस, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर में अगर आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो या इस तरीके से मतलब हमारी चीजें रहीं तो आगे फ्यूचर आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। द प्रोसेस टू असिस्ट द मैनेजर बाय द हेल्पिंग देम टू मेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, और इससे हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आपको पता चल जाता है कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमारे क्या है, और बेस्ट डिसीजन लेने में भी हमारी हेल्प करेगा कि भाई हमें आगे फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प द इवोल्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, क्योंकि मतलब आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को आप कर रहे हो, कैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, प्रोडक्शन आपका कैसा हो रहा है और आप सेल्स वगैरह कैसे कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो किसके थ्रू पता चलती है, प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू। अगर कंपनी प्रॉफिट दे रही है तो इसका मतलब कंपनी एफिशिएंट है, अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही तो इसका मतलब क्या है, कंपनी में कहीं ना कहीं फ्लॉ है। तो वो जो फ्लॉ कहाँ पर है वो चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके जो यूजर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, हेल्प टू मैनेजर द मॉनिटर द कैश फ्लो, आपको जो कैश फ्लो है उसको मॉनिटर करने में हेल्प करेगा, आपको कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप बाकी की चीजें कर सकते हो। ठीक है, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करने में आपकी हेल्प करेगा। स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेज, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेज का क्या मतलब होता है, जो भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उस लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना एज पर द लॉ, ये चीजें आपकी होनी चाहिए, तो वो सब आपके यहाँ पर आपकी रहेंगी।
टू क्रिएट अ बजट एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन, मतलब आप बजट वगैरह वो सारा फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आप पहले से ही अपना बजट जो वो प्रिपेयर कर लेते हो। ठीक है, जितने भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको पता चल जाएंगे, ताकि आप टैक्स रिटर्न वगैरह जो है टाइम पे आप भर सको, क्योंकि आप अकाउंटिंग ही नहीं करी तो टैक्स कहाँ से भरोगे आप। ठीक है, अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है और कितने पे आपको टैक्स भरना है। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी। अकाउंटिंग कंट्रीब्यूट द बिगेस्ट ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिट रिस्क, मतलब अगर आपका कोई कंपनी में फ्रॉड हुआ है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इतना पैसा था इतना पैसा गया कहाँ, मान लो 5 करोड़ रुपए था, इतने की एसेट खरीद ली, बाकी पैसा कहाँ गया। अब कई बार क्या होता है, पैसा आता है वो पता चलता है लेकिन कहाँ कहाँ गया वो पता नहीं चलता, तो उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखो। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के बाद आप क्या करो, उसको बताओ कि भाई ये चीज़ हमारी यहाँ पर है। ठीक है, ओके। उसके बाद यूजर कौन कौन होते हैं हमारे, कौन कौन इसको यूज करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बिजनेस ओनर, उसको पता रहना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा हमारे पास है और कितना कितना पैसा मुझे और लगाना है। ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी डिसीजन लेगी। मैनेजमेंट बताएगी कि भाई कहाँ पर क्या क्या डिसीजन लेना है, किसी कंपनी को मर्जर करना है, एक्विजिशन लेना है, डिविडेंड देना है या नहीं देना है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो सारी उसके लिए चाहिए। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या करेगा भाई, जिस कंपनी में वो कंपनी में अपना वो फ्यूचर अपना देने जा रहा है, या जिस कंपनी में वो काम करने वाला है, कंपनी उसकी सैलरी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पता चले कंपनी खुद भी डेट में चल रही है, जब वो खुद डेट में तो वो हमें कहाँ से पे करेगी। ठीक है, क्रेडिटर कौन कौन है कंपनी के, क्रेडिटर जो है उनको क्या जरूरत होती है भैया पता चले कि भाई हमारी खुद की ऐसी उधारी चल रही है तो नया बंदा हमें उधार कैसे देगा, वो बोलेगा लाओ भैया बैलेंस शीट दिखाओ अपनी, हम आपको उधारी पे क्यों दें। पता चले भाई मैं आपसे पैसा लेता रहा, जिस दिन आपने पैसा मांगना शुरू करा मैंने बोल दिया भाई आप कौन, मैंने किसी दूसरे पर्सन से जाके बोल दिया। अब आप जैसे मैंने 10 बंदे कर दिए, जो मेरे से पैसा मांग ले उसी को मैं बदल देता हूँ। ठीक है, जो मेरे से पैसा मांग ले मैं उसी का नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए भी ये चीज़ देखनी है। गवर्नमेंट क्या करेगी इनका, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है। गवर्नमेंट बोलेगी भैया अच्छा ये चीज़ें हैं ठीक है, अच्छा ये चीज़ नहीं कर रहे हो, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहे हो, लगाओ पेनल्टी। इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्लाइंट बिजनेस डीलिंग करेंगे। भाई अगर मान लो कंपनी खुद उधारी में, तो भैया ये पैसा नहीं देती कंपनी, बंद करो उसके साथ बिजनेस, तो इसके साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, हमारे दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री मेथड, एक होता है डबल एंट्री मेथड। सिंगल एंट्री मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें सिंगल हम जो है वो क्या करता था, पहले जो जो पैसा आ गया उसको आप एक तरफ लिखो, उसमें से जो जो पैसा आपने माइनस कर दिया उसको आप माइनस कर दो, उसके बाद जो पैसा बचा वो आपका प्रॉफिट या लॉस। तो वो बहुत पहले यूज होता था। उसके बाद अब जो मेथड हमारा यूज होता है वो डबल अकाउंटिंग मेथड यूज होता है। उसमें से एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के दो फैक्ट होते हैं, एक होता हमारा डेबिट साइड, एक होता हमारा क्रेडिट साइड, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम सारी अकाउंटिंग हम अपनी वो करते हैं। जितना अमाउंट हमारा डेबिट होगा उतना ही अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। अब आता है हमारा अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। अकाउंट होते हैं हमारे दो तरीके के, कौन कौन से, एक होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं हमारे इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारे दो तरीके के आ जाते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसमें एक और आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमारे अकाउंट हो गए। इसमें हमारे दो तरीके के आएंगे, रियल और नॉमिनल। रियल में हमारे दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। ओके, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे पर्सनल नेचर के होते हैं, मतलब कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन इस तरीके से हमारे रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब इसमें एक होता हमारा नेचुरल पर्सन, एक होता हमारा आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब राम श्याम गीता मोहन सीता, ये सब हमारे जो है वो नेचुरल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन कोई कंपनी का अकाउंट वगैरह है, जैसे दिस एंड दिस कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है, वो आपका ग्रुप ऑफ पर्सन का है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे।
रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जितने भी हमारे, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हमारे आउटस्टैंडिंग और जो एडवांस वाले जो अकाउंट होते हैं प्रीपेड, और ये जो जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वाले जो अकाउंट आते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में हमारे जो है वो सबसे पहला आएगा हमारा रियल अकाउंट, और दूसरा आएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट में हमारे जो जितने भी एसेट अकाउंट आते हैं वो सारे हमारे रियल अकाउंट में आएंगे। जितने भी एसेट प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो सब हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। एसेट हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है हमारी इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, जो एसेट आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? टेंजिबल हो जाएगी। जैसे मशीनरी है, फर्नीचर वगैरह है, ये सारे इसके जो अकाउंट बनेंगे इनके नाम से, वो सारे हमारे टेंजिबल हैं। इंटेंजिबल में क्या आएगा आपका? जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह इस तरीके के जो हमारे अकाउंट बनते हैं वो सारे हमारे इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो भी हमारा इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस और लॉसेज इस तरीके के जो हमारे अकाउंट होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जैसे उसने पूछे सैलरी अकाउंट है, सैलरी हमारा अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारा रियल उसमें उसमें चला जाएगा, पर्सनल नेचर में चला जाएगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग अगर कोई है हमारा, या प्रीपेड हमारा कोई है, तो वो आपका पर्सनल उसमें चला जाएगा। अगर कोई इनकम, रेवेन्यू, गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेज वगैरह है तो वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है। इनके होते हैं हमारे रूल। ठीक है। रूल क्या होता है? अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार हमारी बहुत बेइज्जती होती है इन रूल के चक्कर में। ठीक है। हम पढ़ लेते हैं, सारी चीजें वो हो जाती है, लेकिन कई बार हमें इंटरव्यू में पूछता है ना हमसे क्वेश्चन, तो हम कंफ्यूज हो जाते। अच्छा, ये रूल पता होते हैं लेकिन ये नहीं पता होता ये किसका रूल है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कई बार बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो डेबिट रिसीवर जो होगा उसको आप डेबिट करो, और जो गिवर होगा उसको आप क्रेडिट करो। रियल अकाउंट क्या होते हैं हमारे? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमें रियल अकाउंट का ही ज्यादा नाम याद रहता है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमें यही रहता था। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब एंट्री करने का नंबर आता है तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है। और ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस और इनकम वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उनको आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी आपके इनकम और गेन है उसको आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो ये सब क्या हो गया? हमारा नॉमिनल अकाउंट का हो गया। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज इन, ये हमारा क्या हो गया? रियल अकाउंट का। और बाकी रिसीवर और गिवर हमारा क्या हो गया? पर्सनल नेचर का होगा। रिसीव करना, गेन करना, ये सारा हमारा पर्सनल नेचर का हो गया। ठीक है। तो कई बार इसको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कई बार हम क्या देते हैं। कई बार ये पूछ लेता है कि भाई ये किसका रूल है, या इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है। लेकिन दूसरा अब हमारा आता है अमेरिकन और मॉडल रूल ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। वो पहले वाला सिस्टम था, लेकिन अब क्या है? अब वो सिस्टम हमारा खत्म कर दिया है। अब हमारा क्या है? अब हमारे ये 6 टाइप के उसमें वो आते हैं। कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट, ड्राइंग, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस। कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट, ड्राइंग, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये चीजें हमारी आती हैं। तो इसको अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करोगे। ठीक है। तो इसमें आप देखो, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी, ये सब हमारे एक तरीके से चलते हैं। और हमारा एसेट, एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंसेस, ये हमारा एक तरीके से चलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से आप इनका रूल याद कर लो और एक इनका रूल याद कर लो, तो इससे से आपको ध्यान रहेगा कि भाई किसका अकाउंट डेबिट है, किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, और कैसे कैसे आप इनको अकाउंट को जो वो अपना प्रिपेयर करोगे। किसका अकाउंट आपको डेबिट करना है? अगर एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट करोगे, अगर डिक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। एसेट और कैपिटल एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, क्योंकि एसेट आपकी अलग होती है और कैपिटल आपकी अलग होती है। कैपिटल आपकी लायबिलिटी में आती है। ठीक है। तो कैपिटल और लायबिलिटी एक जैसे चलेंगे। तो कैपिटल अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। तो जैसे कैपिटल और लायबिलिटी चलेंगे वैसे ही हमारा रेवेन्यू चलेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एसेट और लायबिलिटी ये किस किस तरीके से होंगे, कौन सा अकाउंट, किसका अकाउंट डेबिट होगा, किसका अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ठीक है।
तो ये चीज़ आपके इसमें आ जाती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो बेसिक अकाउंटिंग जो चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने जो टाइप्स ऑफ अकाउंट और नीड नेचर ये सब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। सो जल्द ही हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या रहने वाली है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, और आने वाली वीडियोस के लिए आप ज़रा इसके लिए पहले से आप प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो हम जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों के साथ में शेयर करें, और हमारे जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपको आपके पॉइंट को हम कंसीडर कर सकें, और आपके पॉइंट को हम वीडियोस में कंसीडर कर सकें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।